हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। ब्रिटिशर्स ने भारत में जो साम्राज्यवादी नीतियाँ स्थापित की वो कैसे की और उनका क्या क्या चरण रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के चरण के बारे में समझेंगे। आज देखना हमें ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। देखिए ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में हम लोग देखने वाले हैं सहायक संधि प्रणाली कि अंग्रेजों ने भारत में जो सहायक संधि प्रणाली की स्थापना की वो क्या था और कैसे भारत के राज्यों का अधिकार छीन ली सहायक संधि प्रणाली। इस सब बातों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो सहायक संधि प्रणाली है इसका जो जनक, सहायक संधि प्रणाली का जनक हम मानते हैं डुप्ले। डुप्ले के बारे में आप लोग को हमने पहले बताया था कि डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने सबसे पहले भारत में सहायक संधि प्रणाली की नींव रखी। उसका सहायक संधि प्रणाली है इसका नींव किसने रखा था? डुप्ले ने रखा था। लेकिन बाद में क्लाइव ने इसी सहायक संधि प्रणाली को अपनाया और अवध के प्रांत में इसको अपनाया, बंगाल के क्षेत्र में इसको अपनाया। काफ़ी कारगर भी रहा। लेकिन सहायक संधि प्रणाली को व्यापक रूप से लागू करने वाला एक गवर्नर जनरल हुआ जिसका नाम था वेलेजली। ठीक है, तो हम देखेंगे वेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, तो देखते हैं कि सहायक संधि प्रणाली है क्या है। क्यों लागू की गई? सहायक संधि प्रणाली क्या है, क्यों लागू की गई और इसके साथ साथ इसकी विशेषता क्या थी। विशेषता और अंततः हम देखेंगे इसका मूल्यांकन, सहायक संधि प्रणाली का मूल्यांकन कि सहायक संधि प्रणाली लागू की गई तो सहायक संधि प्रणाली से भारतीयों को क्या लाभ हुआ या हानि हुआ, इस सब बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जो सहायक संधि प्रणाली क्या है, बात आता है 1798 में वेलेजली का आगमन होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेलेजली ने आते ही मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान को मारकर और मैसूर राज्य को अपने अंडर ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस सहायक संधि को हम कहते हैं वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली ने आया भारत में जो सहायक संधि लागू की, वेलेजली के आगमन के साथ भारत में जो सहायक संधि लागू किया गया था 1798 से 99। वेलेजली की सहायक संधि, इसको हम जानते हैं जो 1798 से 99 में जिस संधि को लागू किया गया था, जिस भारत में जो विविध जो छोटे छोटे राज्य थे उन राज्यों के संदर्भ में जो संधि लागू की गई थी, इसी संधि को कहते हैं वेलेजली की सहायक संधि। जो वेलेजली उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था, उसने जो संधि लागू की उसको कहते हैं वेलेजली की सहायक संधि। अब बात आती है जो वेलेजली है इस सहायक संधि क्यों लागू की। आखिर इसके पहले सहायक संधि लागू नहीं की गई थी। डुप्ले ने आजमा कर देखा था लेकिन वो फेल हो चुका था, उसमें उसको सफलता नहीं मिली थी। जो क्लाइव ने भी अपनाया लेकिन उसको थोड़ा बहुत सफलता मिली। लेकिन फिर जो आता है वेलेजली, इसने जो सहायक संधि लागू की, जो व्यापक स्तर पर लागू की, वो काफ़ी सफल रही। ठीक है, तो इसने क्यों लागू की?
अब बात आता है कि इसने क्यों लागू की, इसके संदर्भ में हम लोग उस टाइम के इतिहास को समझना पड़ेगा। आखिर उस समय क्या था। देखिए बात होती है 1798 से 99 को पता होगा ही कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। नेपोलियन, जो फ्रांस का शासक हुआ नेपोलियन, उसने पूरे विश्व को जीतने का निर्णय लिया था कि मैं पूरे विश्व पर शासन करूंगा। बहुत शक्तिशाली एक शासक हुआ फ्रांस का, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो उसके डर से उस टाइम 1789 के दशक में जो फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी, फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, उस टाइम फ्रांस का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। पूरे विश्व में फ्रांस का दबदबा बढ़ने लगा था। और वही दौर था जब मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ संबंध स्थापित करके और उसने क्या कि अपने सेना को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। जो टीपू सुल्तान था अपने सेना को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, किसकी मदद से, तो फ्रांसीसियों की मदद से। और ये वही फ्रांसीसी हैं। अब अंग्रेजों को डर था अगर नेपोलियन अपने सेना को भेज देता है भारत में, इनकी समाप्ति। ठीक है ना, इनको डर था कि एक यूरोपीय शक्ति, एक विशाल यूरोपीय शक्ति जिसके जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसके डर से एक घबराए हुए थे। जो ब्रिटिश अधिकारी थे घबरा गए थे कि अगर नेपोलियन अपने सेना को भेजता है यहाँ भारत में, अगर नेपोलियन भारत अपने सेना को भेजता है तो समस्या पैदा हो सकती है। इसी कारण से वेलेज़ली आता है और वेलेज़ली ने एक सहायक संधि लाया। सहायक संधि के बहुत सारे लाभ भी थे। ठीक है ना, तो वेलेज़ली आते 1798 से 99 में वेलेज़ली ने एक सहायक संधि लाया, जिसको वेलेज़ली की सहायक संधि के नाम से जाना था। पहला इस संधि को लाने का जो पहला कारण है वो है फ्रांसीसी क्रांति। आप लोग समझिए, इसका जो कारण है, जो क्यों लागू की गई, देखिए क्यों लागू की गई, इसका पहला कारण है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रांसीसियों का प्रभाव था, इसके कारण लागू की गई। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश अधिकारियों का एक विशाल सेना खड़ा करनी थी। अब विशाल सेना खड़ा करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस समय इन लोगों के पास उतना धन नहीं था कि पूरे भारत के क्षेत्र में एक विशाल सेना खड़ा कर सके। इसी कारण से इन्होंने सोचा कि क्या हम ऐसी संधि नहीं ला सकते हैं कि जो भारतीय राज्यों के पैसे से ही हम अपना सेना खड़ा कर दें। नॉर्मल सी बात है। इन्होंने सोचा, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश गवर्नर था जिसका नाम था वेलेज़ली, उसने सोचा मैं एक ऐसा सहायक संधि लाऊंगा जिसके कारण से जिससे भारतीय राज्य अपने पैसे से ही मेरा एक सेना खड़ी करेंगे। भारतीय राज्य अपने ही पैसे से मेरा एक सेना खड़ी करेंगे। अब बात होती है कैसे, देखिए इस सहायक संधि में कहा गया था कि राज्यों जो छोटे राज्य थे उनको ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि मैं आप लोगों को संरक्षण दूंगा और आप लोग अपने खर्चे से एक सेना तैयार कीजिए। आप अपने खर्चे पे मेरा एक सेना का गुट रखिए, आप इसका खर्चा चलाइएगा और जैसे आप लोग बोलिएगा आपके हिसाब से सेना काम करेगी। ठीक है। इसका दूसरा क्या कारण था कि एक मजबूत सेना का गढ़ तैयार करना, एक मजबूत सेना बनाना, जो वेलेज़ली की नीति थी। दूसरा कारण था एक मजबूत सेना तैयार करना। देखिए अब बात होती है तीसरा कारण क्यों सहायक संधि भारत में लागू की गई। इसका तीसरा कारण है औद्योगिक क्रांति। आपको पता होना चाहिए कि 1780 के दशक से ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योग। बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हुई। औद्योगिक स्थापना से कारण जो हस्तशिल्प के माध्यम से जो वस्तुएं महंगी बनती थी, महंगी बिकती थी और अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण नहीं हो सकता था, उस वस्तुओं को मशीनों के माध्यम से सस्ते कीमत बनाया जाने लगा, कम समय बनाया जाने लगा। इसके लिए ब्रिटेन में ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका मानना था कि मुझे एक बाजार की आवश्यकता है,
एक व्यापक बाजार की आवश्यकता है, जहां अपने इस औद्योगिक क्रांति के कारण जितनी वस्तुएं हम बना रहे हैं, इस वस्तुओं को बेचने के लिए हम कहाँ बेचेंगे इन वस्तुओं को? एक बाजार चाहिए मुझे। एक बाजार कहाँ मिले? तो भारत में इनका ध्यान गया भारत पे, और भारत में इन्होंने सोचा अगर इनके साथ हम सहायक संधि करते हैं तो सहायक संधि के कारण इनके जो अधिकार था, इनके जो सहायक संधि के तहत इन्होंने अपना अधिकार गिरवी रख दिए थे जो राज्य थे। इन्होंने सोचा कि अगर हम सहायक संधि कर लेते हैं तो वहाँ पे अपने वस्तुओं को अपने हिसाब किताब से हम बेच सकते हैं, वो बाजार पर पूरा कंट्रोल मेरा होगा, ठीक है ना। तो सहायक संधि लागू करने का क्या कारण था? तीसरा कारण था औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। देखिए, तीसरा कारण हो गया ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। और चौथा कारण एक और कारण था जिसको हम लोग समझेंगे। देखिए, वेलेजली का मानना था अगर भारत में शासन करना है तो भारत के जो जितने छोटे बड़े राज्य हैं इनके साथ एक समान एक प्यार के साथ इनके साथ व्यवहार बना के हम रखेंगे, तभी यहाँ पे शासन कर पाएंगे। अगर इनके राज्यों पर हम हमला करके अगर इन राज्यों को हम हड़प लेते हैं तो क्रांति हो जाएगी। जनता यह समर्थन नहीं करेगी, या कतई यह बात नहीं मानेंगे कि मेरा शासक अब एक राजा नहीं अंग्रेज होंगे। इस सब बातों पर जनता मानने वाली नहीं थी। इनको पता था अगर मैं अभी किसी राज्य पे हमला करके उस राज्य को अपने मिलाता हूँ तो क्रांति हो सकती है। इस क्रांति से बचने के लिए इन्होंने क्या की? सहायक संधि लाई। सहायक संधि से इनका प्रॉफिट तो हो ही रहा था, व्यापार भी चल रहे थे। फ्रांसीसियों से जो डर था वो भी कम हो गई थी सहायक संधि से। और इनका जन विद्रोह का भय था वो भी समाप्त हो गया। जन विद्रोह के भय से मुक्ति। देखिए, इनका था कि जन विद्रोह के भय से इनको मुक्ति मिल गई थी, ठीक है ना। अब हम लोग ये तो सारे पॉइंट हो गए। फ्रांसीसी क्रांति के क्या? देखिए, आप लोग समझ गए हैं कि सहायक संधि प्रणाली, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली क्या थी, ठीक है। और सहायक संधि प्रणाली क्यों लागू की गई थी, क्यों वेलेजली आते सहायक संधि प्रणाली लाया? उस टाइम के बैकग्राउंड समझ गए आप लोग कि फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, नेपोलियन का जो मंसूबा था उसके बारे में आप लोगों को मैं बताया। अब हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि प्रणाली की विशेषता क्या थी। आखिर इस सहायक संधि प्रणाली में ऐसा था क्या जिससे अंग्रेजों को इतनी फायदा हो रही थी? तो इन सब बातों को हम लोग देखते हैं कि सहायक संधि प्रणाली जो वेलेजली ने लागू की, इस सहायक संधि प्रणाली की विशेषता क्या थी। देखिए, अब बात होती है सहायक संधि प्रणाली की विशेषता। आप लोगों को पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव में हैं और गांव में एक जो प्रधान होता है, मुखिया है, और मुखिया जी आपके पास आ रहे हैं। अब बोल रहे हैं क्या कि देखो डैश, जो भी आपका नाम है, देखो कि मुझे पता है कि तुम पे हमला होने वाला है, तुम्हारे आसपास के पड़ोसी तुम्हें मारेंगे, ठीक है। और तुम्हारे पास जितने तुम्हारे लड़के हैं होते हैं, जितने तुम्हारे समांग हैं, घर के जो सदस्य हैं, वो इन लोगों के हमले को रोक नहीं पाएंगे और तुमको मार के तुम्हारे पूरा संपत्ति लेने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो तुम एक काम करो, मेरा जो 20 बंदों का मेरा जो ग्रुप है, मुखिया बोलते हैं जो 20 बंदों का मेरा ग्रुप है, ये तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे। तुम जैसे बोलोगे ये काम करेंगे और तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे। बस इनका खर्चा तुम्हें उठाना है, ठीक है। बस इनका खर्चा तुम्हें उठाना है। वो बेवकूफ़ नहीं समझ रहे थे कि अगर मुखिया बोल देगा कि भाई उन बंदों से कि तुम इसी को मार दो, तो भाई जो घर वाला है उसी को मार देगा सब, लेकिन समझ नहीं रहे थे। इसी को कहते हैं सहायक संधि प्रणाली, कि मैं तुम्हें सहायता कर रहा हूँ और मैं तुम्हें आदमी दे रहा हूँ, ये तुमको रक्षा करेंगे। अगर कोई बाहरी आक्रांता तुम्हें आक्रमण करता है, तुम पे कोई हमला करता है, तो तुम्हारी मदद करेंगे जो मेरे आदमी हैं। लेकिन तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। तुम्हारे घर में जो नीति बना रहे हो तुम,
देखिए मुखिया जी कहते हैं कि घर में तुम जो नीति बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम पड़ोसी से कुछ रिश्ता बनाना चाहते हो, पड़ोसी से कुछ बात विचार करना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि तुम मेरे साथ एक सहायक संधि कर लो, इसको कहते हैं सहायक संधि। अब हम लोग समझते हैं इसको ब्रिटेन के संदर्भ में। जैसे बताते हैं कि एक प्रांत था अवध, ठीक है, ये हो गया अवध, एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं अवध। अब ब्रिटिश अधिकारी आए और अवध से बोले कि देखिए मुझे पता है कि आपके पास उतना सैन्य ताकत उतना अधिक नहीं है कि आप मुझसे युद्ध कर सकें। अब मैं आपसे युद्ध करना भी नहीं चाहता, मैं आपसे बस एक सहायक संधि करना चाहता हूँ। तो अवध ने बोला भाई इस सहायक संधि में है क्या? अंग्रेजों ने बोला कि देखिए अगर मेरा एक सैन्य टुकड़ी आपके यहाँ रहेगी, अवध प्रांत में रहेगी, मेरा एक सेना का ग्रुप आपके अवध के प्रांत में रहेगी। क्यों रहेगी? आपके सुरक्षा के लिए रहेगी। अवध पे अगर कोई बाहरी राज्य हमला करता है तो ये जो सैन्य टुकड़ी होगी आपकी मदद करेगी, आपको बचाएगी, लेकिन इस सैन्य टुकड़ी का खर्चा कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। देखिए अंग्रेजों की नीति, इस सैन्य टुकड़ी का खर्चा कौन उठाएगा? तो अवध उठाएगा, अवध प्रांत उठाएगा। और बदले में बोलता है अंग्रेज कि बदले में आपकी जो विदेश नीति है, विदेश नीति का तात्पर्य होता है कि जैसे आप अपने घर के नियम तो बना सकते हैं, अवध प्रांत के नियम तो आप तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बाहरी कोई राज्य है, बाहरी राज्य से कोई संपर्क स्थापित करना है तो आप नहीं कर सकते, हमसे पूछिएगा। अंग्रेजों का मानना था कि आप हमसे पूछिएगा तब बाहरी राज्य से अपना संबंध स्थापित कीजिएगा, आपकी विदेश नीति मेरे अंडर रहेगी, ठीक है, और आप मेरा सेना आपके यहाँ रहेगा और आपकी सुरक्षा करेगी। अब एक बात बताइए, नॉर्मल सी बात है, सहायक संधि हो गई। अगर अंग्रेज ही बोल दे अपनी सेना को भाई अवध के शासक को ही मार दो, मार देंगे, लेकिन ये मजबूर थे, इनके पास कोई चारा नहीं था कि युद्ध नहीं लड़ सकते थे, अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे, उनको हरा नहीं सकते थे, इसी कारण से इन लोगों को इस सहायक संधि को माननी पड़ी, ठीक है। इस सहायक संधि को इन्होंने माना। अब हम लोग को देखते हैं कि सहायक संधि प्रणाली जो लागू की गई वो किन किन राज्यों के संदर्भ में लागू की गई, कब कब लागू की गई, जो सहायक संधि थी वो कब कब लागू की गई। देखिए 1798 में हैदराबाद, 1798 में हैदराबाद के साथ सहायक संधि की गई, ठीक है। 1799 में मैसूर के साथ सहायक संधि की गई, 1799। बात आता है 1801 ईस्वी में अवध के साथ संधि की गई। 1802 ईस्वी में पेशवा के साथ संधि की गई। 1803 ईस्वी में भोसले के साथ संधि की गई। 1804 ईस्वी में सिंधिया। देखिए 1804 में 1798 में हैदराबाद के साथ इसको निजाम कहा जाता था, यहाँ के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। देखिए इस निजाम के साथ अंग्रेजों ने संधि की। 1799 में मैसूर के साथ, 1801 में अवध के साथ, 1802 में पेशवा के साथ। ये जो तीनों राज्य हैं जो देख रहे हैं आप लोग, पेशवा, भोसले और सिंधिया, ये वही राज्य हैं जो मराठा साम्राज्य के राज्य हैं। ये जो राज्य थे इसको मराठा साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, मराठा साम्राज्य। ये तीनों राज्य पेशवा, भोसले और सिंधिया मराठा साम्राज्य के थे। इस क्रम में संधियाँ की गई, सहायक संधि प्रणाली की गई और इन लोगों से विदेशी अधिकार छीन ली गई, विदेश नीति छीन ली गई कि आप लोगों को अब किसी बाहरी शक्ति के साथ आप लोगों को संबंध स्थापित नहीं करना है। अगर किसी के साथ आप लोग संबंध स्थापित करते हैं तो इस सहायक संधि को तोड़ दिया जाएगा। क्यों लागू की गई? वही बात है कि जब फ्रांस की प्रभाव बढ़ रहा था, अब फ्रांसीसियों के साथ इनका संबंध
विच्छेद करने के लिए, संबंध तोड़ने के लिए कोई इसमें से कोई राज्य फ्रांसीसियों के साथ मिलकर हम लोग षड्यंत्र करके हम पे हमला ना कर दे, इससे बचने के लिए इन्होंने एक सहायक संधि लागू की। इस सहायक संधि के तहत इस सभी राज्यों ने सहायक संधि को माना और इनका जो अधिकार था, इनका जो क्या बोलते हैं इसको, संप्रभुता इन्होंने गिरवी कर दी। इन्होंने अपना संप्रभुता को गिरवी कर दी इस सहायक संधि प्रणाली के तहत। बताइए क्या बचता है, अगर कोई राज्य किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता, अगर कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से बोल नहीं सकता, पड़ोसी से बात नहीं कर सकता, अगर कोई व्यक्ति बस अपने घर की ही नीति बना सकता है, अभी घर की नीति प्रत्यक्ष रूप से बना नहीं सकता, बनाता है लेकिन उस नीति पर प्रभाव अंग्रेजों का होता है। कोई भी राज्य, हैदराबाद हो गया, निजाम होगा, इन्होंने अपने अंग्रेजों ने अधिकार दिया था कि आप अपने घर में, आप अपने हैदराबाद में या आप मैसूर में आप अपनी नीति बना सकते हैं, अपने राज्य के अंदर आप जो इच्छा हो वैसा नीति बना सकते हैं, लेकिन आप विदेश नीति नहीं बना सकते। लेकिन जो घर में जो नीति बनती थी, जो इनको मैसूर, अवध, जो इस राज्य में नीति बनती थी, इस नीति पर भी अंग्रेजों का प्रभाव रहता था, क्योंकि पूरा सेना तो उसका ही है, पूरा सेना दिया हुआ है हैदराबाद में। जिस दिन ये राजा कुछ अंग्रेजों को बात नहीं मानेंगे, अंग्रेजों को पैसा नहीं देंगे, अंग्रेजों को बात नहीं मानेंगे, उसी दिन अंग्रेज अधिकारी बोलेगा कि सेना से मार दो इसको, राज्य की विलय हो जाएगी। जो आगे चलकर डलहौजी की नीति में देखता है, जब डलहौजी 1848 में जब डलहौजी आता है, उसकी नीति क्या थी, विलय और विस्तार की। 1813 में कानून पारित होता है विलय और विस्तार की नीति, और नीति 1848 से लागू होती है, जिसमें देखा जाता है कि डलहौजी आते आते पूरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना आरंभ करता। 1854 में अंततः अवध प्रांत को भी मिला। अवध प्रांत जो लड़ना नहीं चाहता था, युद्ध नहीं करना चाहता, उस प्रांत को भी अपने अंडर में मिला दिया गया कुशासन के आरोप में। तो अंग्रेजों की नीति थी, इस नीति को हम लोग सहायक संधि प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सहायक संधि प्रणाली को समझा, सहायक संधि प्रणाली क्या है, क्यों लागू की गई, और इसकी विशेषता, जो सहायक संधि प्रणाली में क्या क्या मूल बिंदुएं थीं, जो अपना अधिकार उन्होंने त्याग दिए कि विदेश नीति नहीं बना सकते हैं, बाहरी लोगों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, ये ब्रिटिश सेना का खर्च यही उठाएंगे, राज्य उठाएंगे। इस सब बातों को हम लोग विशेषता में देखे हैं। अब बात आता है मूल्यांकन, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग सहायक संधि प्रणाली के मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। इस सहायक संधि प्रणाली से भारतीय राज्यों को हानि हो या लाभ हुआ, और अंग्रेजों को क्या हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।